एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी तक मेरी आवाज़ प्रॉपरली पहुंच रही होगी, आप सभी मुझे क्लियरली सुन पा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 8 जनवरी 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि भारत में कौन सा वर्ष है जब से यूनियन टेरिटरीज की शुरुआत करी गई थी, मतलब भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत कब से करी गई थी। तो भारत के आजाद होने के बाद यह वर्ष था 1956। और 1956 में एक नया कानून आया था। इसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या बोलते हैं? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इस एक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान डाला गया कि भारत में राज्य और यूटीज अकॉर्डिंगली निर्धारित किए जाएंगे। और इसी के चलते भारत में पहला जो राज्य है ये आंध्र प्रदेश था, जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे पहले स्थापना करी गई थी। तो यह है आंध्र प्रदेश। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से बनता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत लाया गया था। तो 1956 में जब ये एक्ट लाया गया तो इससे हमारे संविधान में सातवां संशोधन किया गया था, सेवेंथ अमेंडमेंट। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो अमेंडमेंट का प्रावधान हमने कौन से संविधान से लिया हुआ है? अगर पता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कौन से देश के साथ एक नया पैक्ट साइन किया गया है हाइड्रोकार्बन्स को लेकर। तो हाइड्रोकार्बन्स में ये दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। एक तो है भारत और दूसरा है गुयाना। गुयाना आपको बता दूं एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। और हाइड्रोकार्बन्स के क्षेत्र में कॉपरेशन का मतलब यह है कि भारत और गुयाना दोनों सोलर एनर्जीज के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर काम करेंगे। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के ऊपर भी काम करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका मेन उद्देश्य यह है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना। लेकिन एक और रिपोर्ट है ओपेक की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जिसे हम बोलते हैं। तो ओपेक की वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2022 की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि गुआना में, जैसे आज की डेट में अगर हम मान लें कि गुआना में 0.1 मिलियन बैरल का उत्पादन हो रहा है तेल में, तो 2027 तक आप ये समझ लीजिए कि ये बढ़कर 0.9 मिलियन बैरल हो जाएगा। तो इस आंकड़े से अगर देखा जाए तो गुआना आने वाले टाइम में पेट्रोलियम का उत्पादन और ज्यादा करेगा। और दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। ठीक है, चाहे हम पेट्रोलियम की बात करें चाहे हम बिजली की बात करें। तो इस तरीके से गुआना आने वाले टाइम में हमारा पेट्रोलियम के लिए एक अच्छा सोर्स हो सकता है। और गुआना की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं जॉर्ज टाउन। क्या बोलते हैं? जॉर्ज टाउन। यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप। और पेरू की कैपिटल है लीमा। ईरान की कैपिटल है तेहरान। और चिली की कैपिटल है सेंटियागो। अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। ये कितनी बिजली को लेकर एग्रीमेंट पैक्ट साइन किया गया है। तो दरअसल भारत ने नेपाल के साथ 10,000 मेगावाट बिजली को लेकर ये पैक्ट साइन किया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि 2030 तक भारत नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली इंपोर्ट करेगा। नेपाल कहीं ना कहीं हिमालयन माउंटेन रेंजेस से आने वाली जो नदियां हैं उनके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चलाता है। और आज की डेट में अगर नेपाल को क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो ये बिजली का उत्पादन काफी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये अपनी बिजली बेचेंगे किसको? जब बेचेंगे तभी तो इन्हें प्रॉफिट होगा। तो एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते, जैसे कि नेपाल के अंदर जो बाजार है इनका ये पूरा भारत की वजह से चलता है। तो भारत सरकार ने पिछले वर्ष ही इनको ये कमिट किया था कि आने वाले समय में हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे। तो अब ये एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 2030 तक 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल हमें देगा, हम इनसे ये बिजली खरीदेंगे। और नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल, PK दहल। पिछले वर्ष ही ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। और नेपाल के राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे रामचंद्र पौडेल।
अभी हाल ही में ये कौन है जिनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है रघुराम अय्यर। और इनको इस तरीके के स्पोर्ट्स इवेंट को मैनेज करने का काफी पुराना एक्सपीरियंस है। वो ऐसे कि आईपीएल में कई टीमों के सीईओ ये रह चुके हैं, जैसे कि ये राजस्थान रॉयल के सीईओ रह चुके हैं। इसके अलावा ये पुणे सुपर जायंट्स के सीईओ रह चुके हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स के भी सीईओ रह चुके हैं। मतलब 3 से 4 आईपीएल की जो टीमें हैं, उसको ये डिफरेंट डिफरेंट सीजन में मैनेज कर चुके हैं। तो इनके इस रिच एक्सपीरियंस को देखते हुए अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला सीईओ कौन थी? ये है पीटी उषा। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि आईओए की पहली विमेन सीईओ। इसके अलावा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप ये भी ध्यान रखना कि अभी हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय के नए स्पोक्स पर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये है रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल। ये कौन से भारतीय हैं जिनको एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये भारतीय हैं विकासशील। और विकासशील जी सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, 1994 बैच के आईएएस अधिकारी है। और इससे पहले इन्हें काफी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में एक्सपीरियंस रहा है। ये ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ी पोस्ट को सर्व कर चुके हैं। तो फाइनेंस के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये रिच एक्सपीरियंस रखते हैं अपने कार्यकाल में। इस वजह से अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इनको अगले 3 वर्षों के लिए अपॉइंट किया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल की स्मिता सारंगी है, ठीक है? तो स्मिता सारंगी भी अपॉइंट करी गई हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एडवाइजर के तौर पर। तो एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, विकासशील जो है ये एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। स्मिता सारंगी जो है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड की एडवाइजर के रूप में अपॉइंट करी गई है। एडीबी की स्थापना 1967 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला है और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु आसाकावा। क्या नाम है? मसात्सुगु आसाकावा। ये कौन सी भारत सरकार की योजना है जिसको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है स्वामित्व योजना। पहले आपको इसका फुल फॉर्म बता दूं, स्वामित्व का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है? इस योजना को भारत सरकार के द्वारा कुछ टाइम पहले इसलिए लॉन्च किया गया था, जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, स्वामित्व। देखिए हमारे देश में जितने भी गांव वाले एरिया हैं, रूरल एरियाज हैं, तो जो गांव में बने घर हैं, उनके कागजात नहीं बना करते थे। लोग बस वहां पे रहना शुरू कर देते थे और वहीं पर उनकी जमीन हो जाती थी। ठीक है? अब लोग जिस जमीन को अपना क्लेम करते हैं उसके कोई कागज तो है नहीं। तो आज की डेट में अगर किसान उस जमीन के आधार पर बैंक से लोन वगैरह लेने जाता है, तो उसको लोन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बैंक कागज मांगता है कि आपकी जमीन के आप पेपर लाइए तो हम आपको लोन दे देंगे। तो इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे भारत में जितने भी गांव हैं, वहां पर हर एक व्यक्ति का अपने एक घर के पेपर आवंटित किए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से। तो मतलब इसका मेन उद्देश्य ये है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के जो डॉक्यूमेंट हैं वो सरकार तैयार करके देगी। और इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इस योजना को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो इवेंट है, ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में आयोजित किया गया, जहां पर सम्मानित किया गया। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स, ये दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? ये हर वर्ष 6 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में आए दिन कई सारे बैटल्स होते रहते हैं, कई सारे देश आपस में लड़ते रहते हैं और इन युद्धों के दौरान बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो ऐसे अनाथ बच्चों के लिए दुनिया भर में हर एक सरकार कहीं ना कहीं टेक केयर की व्यवस्था करे, नई नई पॉलिसीज और योजनाएं लॉन्च करें। इस बार 2024 की वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन की जो थीम रही, ये थी ऑर्फेन्स लिव्स मैटर। ऑर्फेन लिव्स मैटर। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का ये कौन सा चावल है जिसके लिए पश्चिम बंगाल को जीआई टैग दिया गया है? जीआई का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जब भी किसी भी जगह को किसी वस्तु के लिए जीआई टैग दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि ये जगह इस वस्तु के लिए जानी जाती है। जैसे लखनऊ का चिकन खाने वाला नहीं, पहनने वाला चिकन काफी फेमस है। पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला
इसके लिए भी जीआई टैग मिला हुआ है। उड़ीसा का रसगुल्ला, इसके लिए उड़ीसा को भी जीआई टैग मिला हुआ है। महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल, उसके लिए कोल्हापुर को जीआई टैग मिला हुआ है। तो उसी तरीके से पश्चिम बंगाल का ये एक चावल है जिसको बोलते हैं काला नूनिया चावल। ये चावल पूरा प्योर ब्लैक इस तरीके का दिखाई देता है। इस चावल की खास बात है इसका कलर और इसकी सुगंध, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल को जीआई टैग दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी वस्तु के लिए वेस्ट बंगाल को जीआई टैग मिला हुआ है। आज तक टोटल 27 ऐसे प्रोडक्ट हो गए हैं जिनके लिए डब्ल्यूबी को जीआई टैग मिला हुआ है। इतना ही नहीं, नूनिया चावल के साथ साथ एक यहाँ पर स्पेशल तरीके की साड़ियाँ होती हैं, जिनको बोला जाता है कादियाल साड़ी। इसके लिए भी जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। और यहाँ पर एक शहद की प्रजाति होती है जिसको सुंदरबन शहद बोला जाता है। दरअसल ये जो शहद है, ये यहाँ की एक जनजाति है स्पेशल, उसके द्वारा ये शहद निकाला जाता है सुंदरबन के जंगलों से। इस वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। और ये जो कादियाल साड़ी है इसके लिए तो हो ही गया जीआई टैग, ठीक है। तो टोटल 27 प्रोडक्ट हो गए जिनके लिए आज तक डब्ल्यूबी को जीआई टैग मिल चुका है। एक और इम्पोर्टेंट बात, साल 2004 से लेकर आज तक पूरे भारत के 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिनके लिए भारत में अलग अलग जगहों को जीआई टैग दिया जा चुका है। जैसे कि पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो आसाम का एक चावल है जिसको बोलते हैं चकवा राइस। क्या बोलते हैं? चकवा राइस। इसको जीआई टैग दिया गया। आसाम के गमोछा को जीआई टैग अभी कुछ ही महीनों पहले दिया गया। गमोछा का मतलब जो गले में डालते हैं ना, यूपी बिहार में जिसको गमछा बोलते हैं, वैसे ही वहां पर गमोछा उसे बोलते हैं। अभी कुछ महीने पहले गोवन काजू के लिए गोवा को जीआई टैग दिया गया। कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को केसर के लिए जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, लिस्ट मैंने डाल दी है पीडीएफ में। अभी हाल ही में भारत ने विश्व क्रिकेट के पृष्ठभूमि पर पहली बार पिछले 147 सालों में एक इतिहास दर्ज कर दिया है। और यह इतिहास कैसे दर्ज हुआ कि भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज तक की टेस्ट मैच में सबसे छोटे अंतराल की जीत दर्ज करी है। मतलब टेस्ट मैच ये एक ऐसा रहा जो कि सबसे कम ओवर तक चला। तो भारत ने केवल 642 गेंदों में खेल को खत्म कर दिया और साउथ अफ्रीका को हरा दिया। 642 गेंदों का मतलब केवल 107 ओवर का ही ये मैच चला। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड हो गया है। इससे पहले आपको बता दूं, भारत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच भारत ने जीता था 842 गेंदों में, ठीक है। तो वो अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया इस बार साउथ अफ्रीका को हराकर। और साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, कौन कौन सी? एक तो है प्रिटोरिया, दूसरी है केपटाउन और तीसरी है ब्लूमफोंटेन। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको 2024 के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10वें संस्करण में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है? तो ये हैं चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है पेत्र फियाला। पेत्र फियाला। तो ये इस बार चीफ गेस्ट रहेंगे गुजरात के गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। ये जो इन्वेस्टर समिट है ये दुनिया भर के कई देशों से जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जो वहाँ की सरकारें हैं, उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि आज की डेट में दुनिया में सबको पता है कि भारत पूरे विश्व की पृष्ठभूमि पर सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार है। तो हर एक देश लगभग इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में। ये जो इवेंट है इस बार वाइब्रेंट गुजरात, ये 10 से लेकर 12 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा गांधीनगर में। और प्राइम मिनिस्टर फियाला जो हैं ये तो चीफ गेस्ट रहेंगे। इनके अलावा टोटल अगर देखा जाए तो 28 देश यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हिस्सा ले रही हैं। इनके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट जायद अल नहान भी आ रहे हैं। और तिमोर के जो प्रेसिडेंट हैं जोस रामोस हुर्ता, ये भी आ रहे हैं। तो ये कई सारे प्रेसिडेंट हैं जो कि आ रहे हैं। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। तो टोटल 28 देशों की सरकारें हिस्सा ले रही हैं। चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग। क्या बोलते हैं? प्राग। इटली की कैपिटल है रोम। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। और एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इस बार 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की जो परेड है उसमें भारत सरकार ने किसको चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। ये इस बार चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे की परेड में।
हाल ही में एशिया के अंदर मुकेश अंबानी को पछाड़कर ये कौन व्यक्ति हैं जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये है गौतम अडानी, जो कि मुकेश अंबानी को वेल्थ में पछाड़कर इस टाइम पर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। गौतम अडानी की इस टाइम पे नेट वर्थ है 97.6 बिलियन डॉलर। और मुकेश अंबानी की अगर बात करें तो इनकी नेट वर्थ है 94.3 बिलियन डॉलर। तो अब मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे गौतम अडानी। और तीसरे नंबर पे कौन है? ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, इनका नाम है जोंग शान शान। क्या नाम है? जोंग शान शान। ये एक बेवरेज कंपनी के मालिक हैं, जो कि पेय पदार्थ बनाती हैं, ठीक है, कई तरीके के। इनकी जो वेल्थ है इस टाइम पे, ये 62.9 बिलियन डॉलर है। चौथे नंबर पे भी एक चाइनीज ही है। शान शान तो चाइनीज ही है, चौथे नंबर पे एक चाइनीज है। इनका नाम है कोलिंग जेंग। कोलिंग जेंग। इनकी नेट वर्थ है 50 बिलियन डॉलर। और पांचवें नंबर पे भी एक चाइनीज है, इनका नाम है जांग यिमिंग। जांग यिमिंग, ठीक है। ये नहीं है, ये तो जैक मा है। ये है जांग यिमिंग। इनकी नेट वेल्थ है 43 बिलियन डॉलर। तो ये जो टॉप 5 है उनमें से तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे चाइनीज है, पहले और दूसरे नंबर पे भारतीय है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? दरअसल 3 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ये हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब से ये इंडियन नेवी के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होंगे। और इनको अपनी सेवा के दौरान नौसेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी ये सम्मानित किए गए हैं। इसके अलावा ये अपनी सर्विसेज में इससे पहले वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो अच्छा खासा इनका कार्यकाल रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो पर इन्होंने नेवी की सेवा करी हुई है। तो अब ये सर्विसेज को देखते हुए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होंगे। इंडियन नेवी डे हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने 1 महीने पहले मनाया है, 4 दिसंबर को। ये कौन है जो कि महाराष्ट्र की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अभी बनी है? तो महाराष्ट्र में पहली डीजीपी महिला के रूप में रश्मि शुक्ला को अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने जिनकी जगह ली है, ये है रजनीश रजनीश सेठ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, रजनीश सेठ को सक्सीड करके रश्मि शुक्ला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र की बनी है। और 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं ये। इससे पहले ये एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल में भी सर्व कर चुकी हैं। और इतना ही नहीं, ये सीआरपीएफ तो आप जानते ही हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो 2021 में ये इसकी एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में भी कार्यरत रह चुकी है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि हमारे संविधान में जो कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, ये हमने कौन से देश के संविधान से लिया हुआ है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे आप 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी राज्य का एग्जाम हो, सबके लिए आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के, ये सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। इस बैच की मदद से आप इन सभी एग्जाम्स में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का लाइव बैच चल रहा है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि स्टैटिक जीके की हिंदी और इंग्लिश की मैगजीन भी मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ इस बैच के साथ ही। और इस बैच में मैं आपके 50 से ज्यादा टॉपिक कवर कर रहा हूँ स्टैटिक जीके के साथ। आप मेरे सेपरेट बैचेस भी अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन से, जैसे कि सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ पॉलिटी, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, इस तरीके के भी बैचेस अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय।